हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जिस तरीके से पूरी की पूरी दुनिया इस समय पर बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है, कोविड-19 ने आकर पूरी दुनिया को इस तरीके से बदल दिया है कि आज के दिन हालात बहुत ज़्यादा बदले हुए नज़र आ रहे हैं। और एक साल पुराने सिचुएशन को देखा जाए और आज की सिचुएशन को देखा जाए तो पूरी दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। और इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया के अंदर भारत के जो पड़ोसी हैं उनका भी व्यवहार लगातार बदल रहा है। और इस व्यवहार को अगर आप देखेंगे तो तेज़ी से बदलता हुआ ये व्यवहार और ज़्यादा तेज़ी से इसलिए बदलता हुआ नज़र आ रहा है, तब से बदलता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है जब से इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ यही डिस्कशन करने वाला हूं कि भारत के जितने प्रमुख पड़ोसी देश हैं उनका व्यवहार भारत के प्रति इतना ज़्यादा क्यों बदला। क्या वो आज ही का है या किसी और वजह से पुराना है, या फिर भारत ने यहाँ पर कोई गलती कर रखी है, या फिर किसी तीसरी देश की गलती या फिर चाइना के तेज़ी से उदय के कारण भारत को इन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके पड़ोसी देश जो हैं वो तेज़ी से कहीं ना कहीं भारत के विरोध में खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पूरी सिचुएशन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे एलैबोरेटेड। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जल्दी ही हमारी ऐप लॉन्च होने वाली है। 30 जुलाई तक हमारी ऐप लॉन्च हो जाएगी, तो उसका इंतज़ार करें। और वहां पर आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मैंने भरमार करके रखे हुए हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारी उस ऐप को थोड़ा सर्च करते रहिएगा। जो बच्चे इस वीडियो को 30 तारीख के बाद देखें वो उसको सर्च करते रहें। उससे पहले जो बच्चे हैं वो हमसे इस बारे में इन्फॉर्मेशन लेते रहें। हमारे लाइव बैचेस जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली चलते जा रहे हैं, लाइव क्लासेस जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली चल रही हैं, लाइव बैचेस कॉन्टीन्यूसली चल रहे हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। दोस्तों, अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो हम जिस सिचुएशन के अंदर आपसे बात कर रहे हैं, परिस्थिति के अंदर बात कर रहे हैं, उस पर आ जाते हैं। और परिस्थिति ये है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो लगातार दिन पर दिन ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि भारत, ऐसा लग रहा है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे नहीं बना रहा, या भारत के अपने पड़ोसियों के साथ संबंध इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब वो पड़ोसी हमारे देश भारत के साथ या भारत के साथ अपना एक दोस्ताना व्यवहार छोड़कर कहीं ना कहीं एक दुश्मनी भरा व्यवहार अपना रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इन पड़ोसियों को देखो तो मेन पड़ोसियों में सबसे ज़्यादा चाइना और पाकिस्तान, इन दो को नॉर्मली हम छोड़ देते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि चाइना हमारा शुरू से प्रतिद्वंदी रहा है, क्योंकि इस एरिया में अगर सबसे बड़ा देश, एशिया में सबसे बड़ा देश अगर चाइना है, रशिया का साइबेरिया वाला हिस्सा छोड़ दिया जाए तो जनसंख्या के अनुसार चाइना अगर सबसे बड़ा देश है तो दूसरे नंबर का देश नेपाल है। और दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड नंबर के अंदर क्लास में भी ज़बरदस्त कंपटीशन होता था, तो यहाँ क्यों ना हो ये आप सब जानते हैं। और इसीलिए इंडिया और चाइना के बीच जो ये कंपटीशन हो रहा है ज़बरदस्त लेवल का, इसलिए चाइना अपने आप में कॉम्पिटिटर है। और सबसे बड़ी बात यह है, चाइना तरक्की के मामले में भारत से 20 साल आगे है। अब क्योंकि चाइना भारत से लगभग 20 साल आगे है तो परिस्थितियां भी भारत के फेवर में 20 साल बाद ही आएंगी, या यूं कहें कि 20 साल आगे होने की वजह से चाइना के फेवर में ये परिस्थितियां ज़बरदस्त हैं। दूसरा, पाकिस्तान तो जन्मजात भारत का दुश्मन रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसके ऊपर बात करना भी बेकार है। वाई टू वेस्ट आवर टाइम ओवर दिस इशू। हम अपने इस इशू के ऊपर अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, ये सबसे बड़ी बात है। आगे हमारे इंपॉर्टेंट जो पड़ोसी देश हैं उनके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ सबसे छोटा देश मालदीव, यहाँ पर श्रीलंका, इधर से ये बांग्लादेश, इधर से ये म्यांमार, इधर ये नेपाल और ये भूटान। लगभग हम इन 5-6 देशों के बारे में यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं कि असलियत में इन 6 देशों के साथ हमारे संबंध खराब क्यों हो रहे हैं, या क्या ऐसा कारण है कि जिसकी वजह से हमारे जो रिलेशंस हैं वो इन सब देशों के साथ धीरे धीरे ही सही लेकिन ख़राब होते जा रहे हैं। इसको अगर थोड़ा सा एलैबोरेटेड वे में आपके साथ डिस्कशन किया जाए तो यहाँ दोस्तों मैं बार लगातार आप लोगों से इस मामले में डिस्कशन करता रहा हूं कि यहाँ भारत की जो लोकेशन है पूरी दुनिया के अंदर, ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मौजूद है। और इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन का मतलब ये है कि जिस देश का इस रूट के ऊपर कब्जा होगा, जिस देश का इस ट्रेड रूट पर कब्जा होगा, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। और भारत यहाँ पर ऐसे मौजूद है कि पूरी दुनिया का 60% ट्रेड इसी के आसपास से होकर निकलता है। क्योंकि पूरी दुनिया का 60% ट्रेड इसी के आसपास से होकर निकलता है, तो यहाँ इस एरिया में इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। और यही रीज़न है कि इसको घेरने के लिए भी दुनिया का लगभग हर देश लालायित हमेशा से रहता है, चाहे वो किसी टाइम पर अमेरिका रहा हो जिसने हिंद महासागर के अंदर डियो गॉर्शिको नाम का एक पूरा महाद्वीप स्थापित कर रखा है, या फिर
और दूसरा देश आज के दिन उभरता हुआ चीन हो। चीन भी हमेशा चाहेगा कि उसके इस व्यापार मार्ग की सुरक्षा हमेशा बनी रहे, ये जो इसका ट्रेड रूट है ये हमेशा बहुत ज़्यादा सिक्योर रहे और इंडिया कभी भी इतना ताकतवर ना हो कि इसकी इस ट्रेड रूट को डिस्टर्ब कर सके या फिर उसके इस मलक्का डायलामा के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक लोकेशन के मामले में तो इस पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड और अंडमान निकोबार सी के ऊपर भारत का पूरे दबदबा है, पूरा कब्जा है और यहाँ से चाइना का लगभग 80% तेल और लगभग इतना ही 60% के करीब व्यापार इसी रास्ते से होता है। यानी यूँ कहें कि व्यापार और ऊर्जा की यानी ट्रेड और एनर्जी की जो नब्ज़ है वो भारत के पास मौजूद है। और अगर इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है तो चाइना हमेशा इस दबाव में रहता है कि इंडिया ने अगर ये वाले रोड्स ब्लॉक कर दिए, ये वाली जो सिचुएशंस हैं, ये जो रूट्स हैं ये ब्लॉक कर दिए, तो हमेशा चिंता में चाइना रहेगा और चाइना को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। यही रीज़न है दोस्तों कि चाइना ने एक चाइना का जब जैसे जैसे राइज हुआ वैसे वैसे इंडिया की जो है दोस्ती के अंदर इंडिया के जो पड़ोसी हैं उनको साधना शुरू किया, उनको टारगेट करना शुरू किया। तो इनको टारगेट जिस तरीके से करना शुरू किया उससे पहले अगर आप इनके रिलेशंस देखेंगे तो यहाँ पर मालदीव्स नाम का एक देश है, यहाँ पर ये श्रीलंका। अगर आप मालदीव्स के साथ में देखेंगे तो लगभग कुछ लाख की पॉपुलेशन है, बहुत छोटा देश है, टापू सारे के सारे हैं, 4 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है और यहाँ पर बहुत ही छोटा और बहुत ही कमज़ोर एक देश लेकिन इंडिपेंडेंट देश है। इंडिया ने हमेशा इसका सम्मान किया, इसकी संप्रभुता का सम्मान किया, इसकी सॉवरेनिटी का सम्मान किया। लेकिन कई बार क्या होता है कि असलियत में यहाँ पर भी एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई, 2 पॉलिटिकल पार्टी बन गई, एक वो जो प्रो इंडिया और दूसरी वो जो प्रो चाइना। इसी तरीके से अगर आप श्रीलंका को देखेंगे तो श्रीलंका भी बहुत ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, बहुत ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन नहीं है और यही रीज़न है, बहुत ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है और डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर मल्टी पार्टी रूल यहाँ पर मौजूद है। अब मल्टी पार्टी रूल होने का भी किसी देश को नुकसान हो सकता है तो वो यहाँ पर है। इसी तरीके से अगर आप बांग्लादेश को भी देखोगे तो 2 बड़ी पार्टियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे ही म्यांमार को देखोगे तो हालांकि आंग सान सू की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो भी मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों का यहाँ पर भी दबदबा है। यही हाल नेपाल का है, छोटे छोटे देश हैं, और यही हाल भूटान का है। ये सभी के सभी भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, अगर आप इनके बारे में नॉर्मली देखें तो ऑल आर स्मॉल कंट्रीज़। ये सारे के सारे जो देश हैं ये छोटे छोटे देश हैं, ये सारे के सारे जो देश हैं वो छोटे छोटे देश हैं। ऑल आर स्मॉल कंट्रीज़, पहली चीज़। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है कि यहाँ पर न्यूली फॉर्म्ड डेमोक्रेसी है और सबके अंदर न्यूली फॉर्म्ड डेमोक्रेसी है और इन सब के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब ये है, मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पर मौजूद है और मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब ये है कि बहुत सारी पार्टियाँ एक साथ जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होती हैं। अब अगर बहुत सारी पार्टियाँ यहाँ पर एक साथ मौजूद होती हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भारत के साथ डील करना उनके लिए एक आसान काम नहीं होता है। मतलब वो भारत के साथ डील करना उनके लिए एक पॉलिटिकल इशू है। ये सभी देश जो छोटे हैं, छोटी कंट्रीज़ हैं, इनकी खास बात एक और होती है कि ये इकोनॉमिकली वीक हैं। अब इकोनॉमिकली वीक होने के साथ साथ जब इनको इलेक्शन के अंदर जाना पड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है, रिसोर्सेज कम होने की वजह से, इनके पास रिसोर्सेज कम होने की वजह से जैसे ही ये लोग जनता के पास जाते हैं, जनता के पास इन्हें कहीं ना कहीं भड़काऊ टाइप के इश्यूज देखने को मिलते हैं। यानी इन्हें किसी भड़काऊ टाइप का इशू चाहिए जिससे जनता जो है वो उद्वेलित हो जाए। अब ऐसी सिचुएशन में जब जनता भड़के, ऐसे में यहाँ कहीं ना कहीं ये देश जो है, आपके देश के आसपास के छोटे छोटे देश, वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स करते हैं, एक ट्रैप क्रिएट करते हैं और यही ट्रैप फॉर इंडिया लगभग हर देश के अंदर मौजूद है। यही ट्रैप फॉर इंडिया जो है वो हर देश के लिए मौजूद है। तो जो भी गवर्नमेंट, वट एवर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस और गोइंग टू कम इन पावर इन दीज कंट्रीज, इन देशों में जो भी ताकत आएगी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी, उसके पास 2 इशू होते हैं। पहला इशू हमेशा उसके पास होता है ब्लैकमेलिंग इंडिया
ब्लैकमेलिंग इंडिया ऑन द नेम ऑफ चाइना, ब्लैकमेलिंग इंडिया ऑन द नेम ऑफ चाइना। अब यहाँ पर ऑन द नेम ऑफ चाइना, यहाँ पर चाइना के नाम पर इंडिया को ये लोग हर दिन आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में ब्लैकमेल करते रहते हैं। पहले ये ब्लैकमेलिंग पॉसिबल इसलिए नहीं थी, पहले ये ब्लैकमेलिंग जो है वो पॉसिबल इसलिए नहीं थी क्योंकि उस टाइम पर चाइना का इकोनॉमिक राइज इतना नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही 2005 के बाद चाइना का इकोनॉमिक राइज होना शुरू हुआ, जैसे ही चाइना का इकोनॉमिक राइज होना शुरू हुआ, जो उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो आसमान छूने लगे। दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर चाइना कंपेयर होने लगा, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बना, सबसे अमीर गवर्नमेंट्स में से इसकी गवर्नमेंट आने लगी। तो यहाँ चाइना ने जब पंख फैलाने लगे तो इसकी एक डिप्लोमेसी शुरू हुई और ये थी चेकबुक डिप्लोमेसी। चेकबुक डिप्लोमेसी यहाँ पर शुरू हुई और इस चेकबुक डिप्लोमेसी के अंदर और कुछ नहीं किया गया, सिर्फ चाइना ने एक काम ये किया कि इंडिया के चाइना को ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अपना ट्रेड रूट सिक्योर करना था। तो इस चेक बुक डिप्लोमेसी के नाम पर, चेक बुक डिप्लोमेसी के नाम पर इसने एक काम करना शुरू किया। और चेक बुक डिप्लोमेसी के नाम पर जो एक काम किया वो इम्पॉर्टेंट काम ये था कि जो भी देश इससे मदद मांगता, जो भी देश इससे मदद मांगता उसको चेक काट कर दे देने वाला सिचुएशन था कि आपको मान लिया कितने मिलियन डॉलर चाहिए कि जी 5 मिलियन डॉलर चाहिए, ये लो। इनको कितने मिलियन चाहिए जी 15 मिलियन चाहिए, ये लो। बांग्लादेश को 50 मिलियन चाहिए, ये लो। म्यांमार को 20 मिलियन चाहिए, ये लो। नेपाल को 20 मिलियन चाहिए, ये लो। यानी जो सरकार जितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, जो सरकार जितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, जितने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, यहाँ तक कि इलेक्शन लड़ने के लिए भी अगर कोई भी सरकार पैसा मांगती तो उसको चीन खुलकर वो पैसा प्रोवाइड कर देता। यहाँ भारत पिछड़ गया क्योंकि भारत के अंदर जो चाइना के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1970s में शुरू हो गए थे, चीन और अमेरिका की दोस्ती 1970 के आसपास शुरू हुई, तो 1970 के आसपास ही वो रिफॉर्म्स शुरू हुए और वही रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर 1990 के आसपास शुरू हुए। तो 20 साल का ये जो गैप है वो आज तक मेंटेन्ड है चीन ने। और दूसरा, चीन के अंदर सबसे बड़ी पार्ट है मल्टी पार्टी रूल। अब इस मल्टी पार्टी रूल को अगर सिंगल पार्टी रूल, चीन के अंदर है सिंगल पार्टी रूल। अब चीन के अंदर सिंगल पार्टी रूल है तो ऑब्जेक्टिव भी वहाँ पर सिंगल ही होता है, यानी एक पार्टी, एक पॉलिट ब्यूरो, एक पर्सन, और जो पर्सन है वो लगभग 10 साल के लिए चुना जाता है। तो वो एक बंदा, एक पर्सन, एक पार्टी, सभी लोग जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि असलियत में क्या करना है और क्या नहीं। यानी वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने में कामयाब होते हैं। स्टेबल गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनती है। इंडिया में अगर आप देखेंगे 1990 से लेकर 2014 तक का वो दौर था जब मिक्स्ड जो कोalition गवर्नमेंट आई हुई थी। अब इस कोalition गवर्नमेंट का असर ये था, कोalition गवर्नमेंट का दौर था, भारत के अंदर कोalition गवर्नमेंट का दौर था। इस कोalition गवर्नमेंट यानी मिलीजुली सरकार के अंदर मोर फोकस ऑन स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एज कंपेयर टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड अदर डेवलपमेंट, यानी मोर फोकस ऑन सेफ्टी ऑफ गवर्नमेंट, कि मेरी सरकार बची रहे, अदरवाइज कोई भी दूसरा दल आकर अपने छोटे से फायदे के लिए किसी भी प्रधानमंत्री की सरकार को गिरा देगा। सोचकर देखिए, पीवी नरसिम्हा राव से लेकर इंद्र कुमार गुजराल से लेकर एचडी देवगौड़ा से लेकर जो पहली मतलब 1996 के बाद जो पहली 5 साल पूरे करने वाली कोalition गवर्नमेंट ही यानी मिलीजुली सरकार ही थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी की थी, जो 1999 से 2004 के बीच में बनी और इसमें भी 27 पार्टियां शामिल थी। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इन 27 पार्टी के मेंबर्स को मनाए रखना, इन 27 पार्टी के मेंबर्स को अपने पक्ष में बनाए रखना, उनके सपोर्ट को बनाए रखना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता या फिर
अपनी विदेश नीति को देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता और या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी को देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता। यानी 1990 से लेकर अप्रॉक्सीमेट सन 2005 का टाइम या 4 का टाइम जो है, सन 2004 तक का टाइम वो था, या आप 2010 तक का लगा लो। 2010 तक का जो टाइम था वो आपके यहाँ पर वो टाइम फेज था जिसमें आप इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं देख पा रहे थे। ना तो आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरफ देखा और ना ही आपने अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तरफ देखा, और यही रीज़न था, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ की तरफ देखा या स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तरफ देखा या पावर की तरफ देखा। अब ना तो आप इकोनॉमिक रिफॉर्म कर पा रहे हो, ना आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन ढूंढ पा रहे हो। स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन, मिलिट्री प्रिपरेशन आपकी इंपॉर्टेंट नहीं रह गई, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी सरकार चलाने के नाम पर ध्यान दे रहे हो। रही सही कसर 2014 से आगे के फेज ने, 2010 से लेकर 2014 के फेज ने पूरी कर दी, जब सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज और बिजनेसमैन का कोalition हुआ और यहां पर क्रॉनी कैपिटलिज्म आया। क्रॉनी कैपिटलिज्म आया और इस क्रॉनी कैपिटलिज्म ने क्या किया, बहुत सारे घोटाले, 2G 3G 4G, ये जी वो जी, सारे कोलगेट से लेकर दुनिया भर के स्कैम्स उभर कर सामने आने लगे। यानी जब आपका देश या तो अपनी सरकार बचाने में लगा हुआ था या फिर क्रॉनी कैपिटलिज्म की वजह से बर्बाद होने लगा हुआ था या लुट रहा था, उस पूरे दौर के अंदर, उस पूरे फेज के अंदर अगर आप लोग दोस्तों देखते हो तो उस टाइम पर चाइना आपके देश को घेरने की कोशिश में लगा हुआ था। चाइना आपके देश को घेरने की कोशिश में लगा हुआ था, आपके पड़ोसियों को डेट ट्रैप का मतलब कर्ज के जाल में फंसाने में लगा हुआ था। ये आपके देश की सबसे बड़ी समस्या थी, ये आपके देश की सबसे बड़ा डाउनफॉल था कि जिस टाइम पर आप या तो सरकार यानी कि आप लोगों ने 1992 से जो रिफॉर्म शुरू किए या 1990 के दशक से जो रिफॉर्म शुरू किए, 2014 तक आप लोगों ने सारा टाइम वेस्ट कर दिया। सारा का सारा कहीं ना कहीं जहाज डूबता हुआ नजर आया पहली बार। और ये चीज़ हम उस टाइम के बता रहे हैं जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते थे। सारी चीज़ें अगर यहाँ पर बताई जाने लगी तो आप लोगों में से मैक्सिमम जो हैं वो बहुत से गालियाँ बकने ये लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो ये सुनना चाहते हैं कि हम किसी सरकार का सपोर्ट कैसे ले रहे हैं। अगर कोई सरकार गलत काम कर रही है तो उसको भी उतना ही क्रिटिसाइज किया जाएगा और जितना कि किसी दूसरी सरकार को, और अगर कोई सरकार सही काम कर रही है तो यार उसकी आलोचना नहीं, उसका समर्थन देना चाहिए। 2014 से लेकर 2019-20 के आसपास के दौरान कहीं ना कहीं आपकी विदेश नीति में चेंज आया है, लेकिन उससे पहले जब तक ये 2014 के बाद आप लोगों ने सिचुएशन को संभालना शुरू किया, तब तक चीन अपनी गोटियां फिट कर चुका था। चीन अपने सारे हालात को अपने फेवर में कर चुका था। चाइना जो है वो पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम पर, जिसे कहते हैं मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम पर घेर चुका था। और इसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब ये था कि हमारे पड़ोसियों को, हर पड़ोसी को लगभग इतना ज़्यादा कर्ज, नेपाल तक को वो इतना ज़्यादा कर्ज दे चुका था कि अब उनकी सरकार, चाहे कोई सी भी आ जाए, वो सरकार इनके इस कर्ज को, चीन को वापस करवा पाने में सक्षम नहीं थी। भारत की सबसे बड़ी गलती ये थी कि भारत की सरकार ने कभी भी अपने पड़ोसियों को बनाए रखने का मतलब टाइम नहीं लगाया। उसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये था कि अपने घर की डोमेस्टिक पॉलिसी में ही इतने ज़्यादा बिजी थे, डोमेस्टिक पॉलिसी यानी घरेलू राजनीति में इतने ज़्यादा उलझे हुए थे कि इन्हें अपने पड़ोसियों की तरफ ध्यान देने का समय ही नहीं था। ये लोग सरकारों को बचाए रखने में और सरकारों से उठापटक करने में इतना ज़्यादा मशगूल थे कि कुछ कहने की हद नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश के साथ आपको तीस्ता जल विवाद इशू है। अब तीस्ता जल विवाद जो है वो बांग्लादेश के साथ आपका है, लेकिन अगर आप ये देखें तो ममता बनर्जी सरकार ने अपनी सरकार को बचाए रखने और बंगाली वोट बैंक को बनाए रखने के लिए बांग्लादेश के साथ हमारे देश के जो संबंध हैं वो तार तार कर दिए। अटल बिहारी के समय से लेकर और
मोदी के समय तक ममता बनर्जी सिर्फ अपने वोट बैंक को देखती रही, बांग्लादेश के साथ आपके क्या संबंध हैं उससे उन्हें मतलब नहीं था। इसी तरीके से श्रीलंका के तमिल इशू के मामले में वाइको की एक पार्टी है, इसी तरीके से AIADMK या DMK जो भी पार्टियां हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं तमिल के मामले में इमोशनल हो जाती हैं, इमोशनल कार्ड खेलती हैं और श्रीलंका के साथ संबंध भारत कभी भी अच्छे नहीं बना पा रहा। इसी तरीके से अगर आप नेपाल का देखें तो नेपाल का भी यही हाल है। इसी तरीके से म्यांमार का देखें तो म्यांमार के अंदर ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की पार्टियां भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, और म्यांमार की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये भी रही है, म्यांमार की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी रही है कि वहाँ लगभग 2010 तक डेमोक्रेटिक रूल था ही नहीं, वहाँ एक मिलिट्री शासन था और आपकी सरकार जो है वो एक सिद्धांतवादी रास्ता अपनाते हुए, वो जो आपकी सरकार है वो सिद्धांतवादी रास्ता अपनाते हुए कहीं ना कहीं म्यांमार की सरकार को रिकॉग्निशन नहीं देती, वो समय नहीं दे पाती, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप लोग कहीं ना कहीं म्यांमार के अंदर पिछड़ गए। ऐसे में यहाँ पर इन छोटे देशों की, इन हमारे पड़ोसियों की सबसे बड़ी समस्या एक ये भी है कि नई नई डेमोक्रेसी है। नई नई डेमोक्रेसी होने की वजह से इनका सबसे पहला काम इलेक्शन जीतना होता है बनिस्बत अपने देश की भलाई सोचना। यही कारण है कि ये पार्टियां जो हैं, कोई भी सरकार आए या कोई भी पार्टी आए, आसानी से चीन के कर्ज के जंजाल में फंस जाती हैं, फिसल जाती हैं और इस वजह से भी भारत को इन अपनी पार्टियों को संभालना बड़ा मुश्किल हो चुका है। और ये सबसे बड़े कारण रहे हैं जिसकी वजह से एक तो चीन का उभार, और इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक और है और वो है अमेरिका फैक्टर। ये अमेरिका फैक्टर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2008 की मंदी के बाद अगर आप लोग देखते हैं, 2008 के अंदर मंदी आई, उस 2008 की मंदी के बाद अमेरिका के अंदर घाटा बहुत ज़्यादा होने लगा। अमेरिका की सरकार के ऊपर हद से ज़्यादा कर्ज था। हद से ज़्यादा कर्ज होने के चलते अमेरिका की सरकार पर हद से ज़्यादा कर्ज होने के चलते अमेरिका की सरकार पर हद से ज़्यादा कर्ज होने के चलते क्या मामला होता है, जैसे ही अमेरिका की सरकार पर हद से ज़्यादा कर्ज होता है, हद से ज़्यादा कर्ज था, तो उस कर्ज के चलते अमेरिका की सरकार ने उस कर्ज के चलते सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि उसने हर जगह से अपने कदम पीछे खींचना शुरू कर दिया और जितने छोटे छोटे देशों को अपनी मदद पहुंचाता था वो लगभग या तो कम कर दी या बंद कर दी। ऐसे में भारत उस मदद को दे नहीं पा रहा, अमेरिका देना नहीं चाहता क्योंकि उसकी अपनी समस्याएं हैं। चीन के पास पैसा है, चीन ने इन लोगों को इतने ही पैसे की मदद पहुंचानी शुरू करी और इतना ज़्यादा इन लोगों को दान दे दिया, इतना ज़्यादा कर्ज दे दिया, इतना ज़्यादा दान दे दिया, इतना ज़्यादा कर्ज दे दिया कि आज के दिन ये लोग डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। रही सही कसर भारत सरकार की भी बहुत सारी कमियां रही हैं, जो इनकी विदेश नीति की कमियां हैं कि भारत ने जहां पर विदेश में अपनी मदद पहुंचाने की बात भी कही, तो हमारी विदेश नीति की एक सबसे बड़ी समस्या है कि ये हमारी विदेश नीति के जो लोग हैं ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, वादे तो बहुत बड़े बड़े कर देंगे, लेकिन जब उन वादों को निभाने का टाइम आता है तो ये लोग गायब हो जाते हैं, कभी भी नहीं निभाते। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट श्रीलंका से लेकर, मालदीव से लेकर, नेपाल से लेकर, भूटान से लेकर बांग्लादेश या म्यांमार तक हैं, जिसके अंदर हमारे MOU साइन होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं कि हम ये पोर्ट बना कर देंगे, हम ये रोड बना कर देंगे, हम ये ब्रिज बनाएंगे, हम ये सब बनाएंगे। दोस्तों 20-20 साल हो जाते हैं, वो ब्रिज की फाउंडेशन तक नहीं रखी जाती, बजट तक नहीं पास हो पाता। वहीं दूसरी तरफ चाइना की सरकारें आती हैं, चाइना की कंपनी आती है और 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल के अंदर वो ब्रिज, वो रोड, वो सब चीज़ें तैयार करके तेज़ी से, भाई पैसा भी खुद लाते हैं, तकनीक भी खुद लाते हैं, बना के निकल जाते हैं। तो उस देश के ऊपर एक बहुत तगड़ा दबाव सा उत्पन्न होता है कि चाइना के पक्ष में जाया जाए और यहीं से भारत का पलड़ा कमज़ोर होता चला जाता है और यहीं से वो जो सरकारें, जो आपके पड़ोसी देश किसी समय पर भारत को अपना सबसे बड़ा, इस एरिया का सबसे बड़ा कंट्री मानते थे, आज के दिन आप ही को आंखें दिखा रहे हैं क्योंकि उन देशों के अंदर चीन ने अपनी जगह बना ली है, चीन ने वहाँ अपनी मार्केट बना ली है, चीन ने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है और चीन ने वो सब कुछ काम कर दिया है जिसकी वजह से कोई भी देश किसी भी देश के साथ, दूसरे देश के साथ विदेश नीति के संबंध मजबूत करेगा। भारत ने जहां जहां, अमेरिका ने जहां जहां विदेश नीति के अंदर अपने खाने खाली छोड़े, चीन ने उन सभी खानों को भरना शुरू कर दिया और यही कारण है एक एक करके भारत के जितने पड़ोसी देश थे, न केवल भारत से बल्कि अमेरिका से भी दूर होते चले गए और आज के दिन ऐसी मुसीबत के समय पे वो चाइना के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं, चीन के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं।
तो दोस्तों ये एक टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को छोटा सा एक्सप्लेन किया कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं वो किस तरीके से नाराज़ होते जा रहे हैं, किस तरीके से समस्याएं आती जा रही हैं। अगले किसी टॉपिक में, अगले इसी से रिलेटेड या ऐसे ही किसी टॉपिक के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि भारत के साथ ऐसी क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना हो तो आप लोग हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे, या फिर आप सिंपल व्हाट्सअप कर दीजिए, हम अपने आप आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।